मॉर्निंग दोस्तों। फिल्म कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपसे बातें की थी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समस्त राजनीति के समान शक्ति के लिए संघर्ष है। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, और इन्होंने हम पर कंपेयरिंग करवाने की कोशिश की थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो समस्त राजनीति क्या है, शक्ति के लिए संघर्ष है। तो इसमें हमने बहुत पॉइंट ऑफ व्यू देखे थे और समझने की कोशिश भी की थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वास्तव में है क्या। इसमें हमने काफ़ी पॉइंट किए थे। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था 19वीं सेंचुरी में हुई थी इसकी शुरुआत। और फिर हमने ये समझने की कोशिश की थी राजनीतिक व्यवस्था व शक्ति, इनमें डिफरेंस क्या है। ये जहाँ हमने बताया था जहाँ राजनीति होगी वहाँ शक्ति डेफिनेटली होगी, क्योंकि एक दूसरे क्या है, पूरक है। जहाँ शक्ति होगी वहीं राजनीति हो सकती है, और जहाँ राजनीति होगी वहाँ शक्ति ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद हमने देखा था इंटरनेशनल राजनीति क्या है। उसके बाद हमने शक्ति को वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था, और कई क्लासिफिकेशन हमने समझे थे इसके। इसके बाद हमने औचित्यपूर्ण इस तरीके से हमने काफ़ी पॉइंट इसमें देखे थे। और इसी तरीके से आज हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के प्रमुख सिद्धांत। देखो यहाँ पॉइंट पकड़िएगा, ये जो कह रहा है कि प्रमुख सिद्धांत के बारे में। ठीक है, प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। मतलब कि हमें जो इंटरनेशनल पॉलिटी है, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटी है, उसमें क्या करना है, हमें प्रमुख सिद्धांत बताने हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उनका वर्णन करना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हम क्या प्रमुख सिद्धांतों के द्वारा हम पढ़ेंगे। तो देखो इन्होंने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के प्रमुख सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उपागमों में भिन्नता पाई जाती है। ये बात समझ में आ गई कि जो इंटरनेशनल पॉलिटी है उसमें क्या है, जो सिद्धांत है उसमें अलग अलग प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, फिर भी हम एक निष्कर्ष लाने की कोशिश करेंगे। इसके प्रमुख कारण यह है कि विद्वानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता के संबंध में भिन्न भिन्न तत्व दिए गए हैं, भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमारे, इसी प्रकार से हम इसे आगे भी समझ सकते हैं। ठीक है, उपागम दिए हैं, कई परिभाषाएं दी हैं, दृष्टिकोण अपनाए हैं इन्हें देखने के लिए। इन्होंने अपने अपने अनुसार इन्हें देखने की कोशिश की। तो आदर्शवादी जो विचारक थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता को एक दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो यथार्थवादी हैं, तुमने देखा होगा दो प्रकार के विचारक थे, एक आदर्शवादी थे, एक यथार्थवादी थे। हमें ये सीखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे इन दोनों को। विचारक बिल्कुल भिन्न दृष्टि से देखते हैं। जो आदर्शवादी हैं वो एक बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और जो विचार कौन से यथार्थवादी हैं वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो इस प्रकार क्या है, बहुत सारी इसकी परिभाषाएं हो गई। अब देखिए हम आदर्शवादी का देखते हैं। जो आदर्शवादी पागम है, आदर्शवादियों ने क्या कहा, जो आदर्शवादी इंग्लिश में क्या कहते हैं इन्हें, आइडियलिस्टिक। ठीक है, जैसा कि तुम्हारे चैप्टर में भी उसमें सिलेबस में भी था, सिलेबस में था ना आइडियल अप्रोच। सिलेबस में यही तो था, मीनिंग ऑफ द नेचर, स्कोप, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड थ्योरीज, अप्रोच, ट्रेडिशनल विद साइंटिफिक, बिहेवियर एंड रियलिस्ट। रियलिस्ट आया ना वहाँ, रियलिस्ट मीन्स आदर्शवादी। ठीक है, तो आदर्शवादी ने क्या कहा इसके बारे में हम देखते हैं। आदर्शवादी विचारधारा सन 1795 में कॉन्डोर्स ने जन्म दिया था। कौन ने, किसने जन्म दिया था, कॉन्डोर्स। कॉन्डोर्स ने सबसे पहले आदर्शवादी को जन्म दिया था 1795 में। आदर्शवादी विचार शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय आधार पर अस्थायी पक्ष मानते हैं। ठीक है, जो आदर्शवादी हैं वो क्या कहते हैं कि शक्ति क्या है, अस्थायी है। मतलब कि ये परिवर्तित रूप है, हमेशा इसका क्या है, रूप चेंज होता रहता है। जो आज है वो कल नहीं होगी, और जो कल है वो शायद आज नहीं है। तो इस तरीके से क्या ये चेंजेबल बताते हैं इसे। समाज के क्रमिक विकास में विश्वास रखते हैं। क्या कहते हैं ये कि समाज क्या है, निरंतर विकास करता जाता है, और जैसे समाज कहीं का भी कुछ भी कोई भी समाज क्या होगा, निरंतर विकास करता जाएगा, तो वहाँ की शक्ति में क्या होगा, ऑटोमेटिकली परिवर्तन होंगे। आदर्शवादी विचारक एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जब विश्व में दंड नीति, अनैतिक हिंसा, प्रभुत्व नहीं होगी। ठीक है, आदर्शवादी विचारक क्या है, एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं कि वहाँ पर क्या होगा, क्या ना होगा, ना तो दंड नीति है, ना कोई अनैतिक कार्य होगा, और ना ही हिंसा का प्रभुत्व होगा, ना ही वहाँ हिंसा होगी। इसमें क्या होना चाहिए, अब चीज़ नहीं होंगी तो इसमें विवेक होगा, सोच समझ होगी, शिक्षा होगी, और ज्ञान के द्वारा मानव कल्याणों की प्राप्ति होगी। एक ऐसा राज्य जहाँ पर क्या है, ना तो दंड नीति होगी, ना अनैतिक कार्य होंगे, ना हिंसा होगी। सिर्फ क्या होगा,
विवेक के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर, ज्ञान के आधार पर हम क्या करेंगे, एक कल्याणकारी राज्य बनाएंगे। इसी के अनुसार ये आगे करने की कोशिश करते हैं कि देखिए प्राप्ति होगी, यह सिद्धांत मानव समाज में उपयुक्त आदर्श की स्थिति लाना चाहता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति विल्सन ने आदर्श के अत्यधिक महत्व प्रदान किया था। इसके परिणाम स्वरूप उनके 16 सूत्रों के आधार पर राष्ट्र के संघ की स्थापना की गई। ठीक है, इसकी मान्यता है कि शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से विश्व में सुधार संभव है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यदि हम शिक्षा में यदि हम क्या करना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं, तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से ही हो सकता है पूरे विश्व में सुधार, इसके अलावा और कोई नहीं है। इसके लिए इन्होंने क्या कहा, 14 सूत्रों के बारे में बताया। इन्होंने 14 सूत्रों के अनुसार बताने की कोशिश की कि हम किस तरीके से इसमें क्या कर सकते हैं, प्रोसेस क्या प्रोन्नति कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा आदर्शवादी। अब यथार्थवादी भी देख लें। यथार्थवादियों ने क्या कहा, यथार्थवादियों ने कहा कि यथार्थवादी उपागम रियलिस्ट अप्रोच, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, रियलिस्टिक कहते हैं इन्हें। यथार्थवादी दृष्टिकोण से आदर्शवादी सिद्धांत के परिणाम प्रक्रिया थी। यथार्थवादी सिद्धांत 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण तक कब आया, 18 से 19वीं शताब्दी के बीच आया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह पुनः विकसित हो गया। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ आप मुझे लिख के बताएंगे। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ये अस्तित्व में आ गया। उसके बाद यथार्थवादी उपागम जो था ऑटोमेटिकली सभी यूज करने लगे। यह सिद्धांत पूर्ण रूपेण एवं विश्व की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। यह जो सिद्धांत है कहाँ पर है, विश्व की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। जो वर्ल्ड में जो वास्तव में कोई घटनाएं हुई हैं उस पर यह आधारित है। ठीक है, इस सिद्धांत से पूर्व में चली आ रही मान्यताओं, अमूर्त आदर्शों को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। इसमें क्या होता है, जो देखो ये कह रहा है पूर्ण रूपेण तथ्यों तथा वास्तविकता पर आधारित है, इसमें कोई मान्यता नहीं मानी जाती। या फिर अमूर्त आदर्श, अमूर्त आदर्श क्या होते हैं, अमूर्त आदर्श होते हैं जैसे पुरखों से चले आ रहे हैं और इससे कोई भी फायदा नहीं है, ना तो वो कोई बिहेवियरल है, वैसे ही वो बन गए। ठीक है, तो क्या है, आदर्श जो चले आ रहे हैं इनसे कोई उसे लेना देना नहीं है। वो वास्तव में क्या करता है, बिल्कुल तथ्य को जानता है, सही तथ्य क्या है, और वास्तविक घटनाओं के आधार पर वो क्या करते हैं, आगे की परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। फिर आगे कह रहा है, यह सिद्धांत तथ्यों घटनाओं के वास्तविक स्वरूप के अध्ययन के तर्क संगत निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तर्क संगत, देखो हमेशा क्या है, ये कोई भी वो देंगे थ्योरी तो ऐसे नहीं तर्क के साथ देते हैं कि ये है क्यों है। ठीक है, 5W और 1H वाला यहाँ पर फॉलो होता है। ये निष्कर्ष निकालते हैं, वर्तमान समय में यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रमुख प्रतिपादक कौन है, हांस मॉर्गेनथाउ हैं। देखो इसका एक क्वेश्चन 100% आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका आपसे पूछा जाता है कि आप हमें बताइए इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो क्या है। तो इनकी थ्योरी को हम बाद में सीखेंगे। इस सिद्धांत में शक्ति की प्रमुखता प्राप्त है, अतः इसे शक्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, हांस मॉर्गेनथाउ थे, उन्होंने क्या किया, सबसे प्रतिपादित किया, क्या यथार्थवादी दृष्टिकोण को इन्होंने बनाया, प्रतिपादन किया, और इन्होंने क्या कहा, इसमें शक्ति को सबसे ज़्यादा क्या दिया, प्रायोरिटी दी। इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रमुखता किसको दी, शक्ति को दी। फिर ये कहते हैं, इस सिद्धांत की आधारभूत मान्यता है कि इस संसार में अच्छाई, बुराई, बुद्धि, वासना, जीवन मरण, शक्ति, युद्ध एक अविरल संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। देखो इन्होंने कहा कि जो सिद्धांत जो हमारा राज्य है, राज्य में क्या है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। क्या, अच्छाई के साथ बुराई चलेगी, बुद्धि के साथ वासना चलेगी, जीवन के साथ मरण, मतलब जो देखो जो अच्छाई कार्य करेगा उसके लिए वहाँ बुराई भी होगी ज़रूर, जहाँ बुद्धि है वहाँ वासना मंद बुद्धि भी होगी, जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी ज़रूरी है, और जहाँ शक्ति है वहाँ पर युद्ध ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक अविरल संघर्ष चलता रहता है, ये सारी चीज़ें क्या है, चलती रहती हैं। इस संघर्ष का मूल कारण मनुष्य के लिए लिप्सा, शक्ति को प्राप्त करने की लालसा है। ये संघर्ष क्यों होता रहता है, ये संघर्ष इसलिए होता रहता है क्योंकि इंसान क्या चाहता है, मनुष्य क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों को पावर का ग्रहण करना चाहता है, तो इसलिए क्या है, इस तरीके से चलती रहती है। ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में नेबूर, जॉर्ज श्वार्ज़नेगर, डॉक्टर हेनरी किसिंजर, हॉर्स मॉर्गेनथाउ आदि अनेक विद्वानों का योगदान रहा है। यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रमुख प्रवक्ता
मार्गेनथाउ को माना जाता है। मार्गेनथाउ का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य कुंजी राष्ट्रहित है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य कुंजी क्या है, राष्ट्रीय हित है, जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। मार्गेनथाउ शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक की भांति क्या है, शक्ति के लिए संघर्ष ही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव तत्कालिक उद्देश्य रखती है। ठीक है, शक्ति क्या है, सदैव तत्कालिक उद्देश्य रखती है। अब देखिए परंपरावादी उपागम क्या है। परंपरावादी उपागम देखते हैं। परंपरावादी उपागम, ठीक है, दो हमने पॉइंट देखे, एक तो देखा था आदर्शवादी और एक देखा था यथार्थवादी। ठीक है, आदर्शवादी एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहाँ पर क्या हो, एक आदर्श राज्य, कल्याणकारी राज्य की ये सोचते हैं, जहाँ पर क्या ना हो, हिंसा ना हो, दंड ना हो, सिर्फ क्या है, बुद्धि और शक्ति किसके, अच्छाई के बल पर क्या हम राज्य को बदल सकते हैं। बल्कि यथार्थवादी क्या है, उसके विपरीत सोचते हैं। अब है परंपरावादी, लेकिन यथार्थवादी क्या है, एक कोई भी परिभाषा देते हैं, एक तर्क संगत परिभाषा बताते हैं कि ये काम जो होगा वो इस तरीके से होगा, तर्क ये है। ठीक है, अब देखते हैं परंपरावादी उपागम। परंपरावादी उपागम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परंपरावादी दृष्टिकोण का आधार इतिहास, दर्शन और कानून है। ठीक है, क्या है, जो अब परंपरावादी उपागम है ये कैसे करते हैं, ये हमेशा जो भी परिभाषाएं होते हैं, जो भी इनका दृष्टिकोण है, देखने का नज़रिया, वो किस तरह से देखते हैं, इतिहास के आधार पर और फिर दर्शन के आधार पर और जो कानून है उनके आधार पर ये देख करके परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण को एक ऐसी प्रयोगशाला के रूप में देखता है जिसमें वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण एवं परीक्षण हो सके। तो परंपरावादी उपागम क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इस तरीके से देखता है कि उसका क्या कर सकते हैं, हम विश्लेषण कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, और परीक्षण, इसका परीक्षण भी कर सकते हैं, ये सही है या गलत है। ठीक है, इस दृष्टिकोण से इसे प्रयोगशाला के रूप में ये देखना चाहता है। इतिहास का अध्ययन तथ्य ज्ञान सामान्यीकरण की परीक्षा करने साधन के अतिरिक्त विचार क्षितिज की विस्तृत बनाता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भूतकाल में अंतर्राष्ट्रीय विवादों का क्या स्वरूप था तथा उन्हें किस प्रकार सुलझाया गया। ऐतिहासिक उपागम विभिन्न देशों के विशिष्ट विकास परिवर्तन हमारा ध्यान केंद्रित करता है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के परिवर्तन क्रम में समझने में सहायता मिलती है। यह उपागम बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन राज्यों के विकास परिवर्तन के साथ होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समकालीन स्वरूप क्रमिक तथा दीर्घ विकास का फल है। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने पूरा तुम्हें समझाने की कोशिश की कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय है क्या होता है इसमें। हाँ, अब ये एक मिनट, हाँ अब ठीक है, गुड। यस, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, ये कहते हैं कि जो भी इसमें फल मिलता है वो क्या होता है, दीर्घगामी होता है, कुछ समय बाद आपको फल मिलेगा। इस तरीके से ये कहते हैं विधिवादी दृष्टिकोण के समर्थक द्वारा विधि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, जो विधिवादी दृष्टिकोण है, वो विधिवादी दृष्टिकोण क्या करते हैं, वो विधि के आधार पर क्या करते हैं, समझाने का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, विधि क्या होता है, कानून वगैरह, और दृष्टिकोण तो मैं बताइए, देखने का नज़रिया। तो जो विधिवादी दृष्टिकोण है ये क्या करते हैं कि जो कानून के अनुसार ही इसे समझाने का प्रयास करते हैं, ये समझ लीजिए। इसके बाद कह रहे हैं परंपरावादी दृष्टिकोण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का प्रयत्न जिन विद्वानों ने किया है उसमें ई एम कार, एल्फ्रेड जर्मन, जॉर्ज स्वार्जनबर्गर, मार्टिन वाइन, रेमा आर्य मुख्य हैं। ठीक है, रेमा आरो आदि मुख्य हैं। ठीक है, सन 1966 में हैंडले बुल ने वैज्ञानिक प्रणाली को चुनौती देते हुए परंपरावादी उपागम को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। बुल ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु का स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि उसका अध्ययन वैज्ञानिक उपकरणों से नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में मूल नैतिक प्रश्नों से नहीं है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो क्या है, नैतिक प्रश्नों से उसका मूल संबंध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययनकर्ताओं को प्रभुत्व संपन्न राज्यों की संरचना और उद्देश्य, उनके बीच होने वाले विवादों, युद्धों, बल प्रयोगों के औचित्य अनौचित्य आदि प्रश्नों के हल ढूंढते हैं। ठीक है, तो जो तुम्हारे ये हैं क्या करने की कोशिश करते हैं ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, या फिर उसमें जो भी
उद्देश्य उनमें अगर समझौता हुआ है तो किस तरीके से हुआ है, आदि ये प्रश्न खोजने की ये कोशिश करते हैं। ठीक है। अतः इतिहास दर्शन के समकालीन समीचीन समीचीन नहीं है, समकालीन है, ठीक है, ये गलत है। समकालीन अध्ययन किया जाता है। इतिहास और दर्शन के समकालीन अध्ययन किया जाता है। जो भी अध्ययन करेंगे इसी के इर्द गिर्द ये घूमता रहेगा। ठीक है। डेविस वाइटल, डेविस वाइटल के शब्दों में क्या है, डेविस वाइटल एक इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। और देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहने की कोशिश की कि देखो इसमें ही पढ़ लेते हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण के दो प्रमुख तत्व हैं, प्रणाली और विषय वस्तु। इन्होंने क्या कहा, जो परंपरावादी दृष्टिकोण है वो हमेशा दो बातें सबसे पहले सोचते हैं, उनके दो प्रमुख तत्व हैं, उनके आधार पर वो परिभाषा या दृष्टिकोण करते हैं। एक तो है प्रणाली, उनकी प्रणाली क्या है, विषय वस्तु, इन दोनों को लेकर के वो चलते हैं और फिर आगे भी कोई डेफिनेशन या परिभाषा बताने की कोशिश करते हैं। प्रणाली के मामले में परंपरावादी दृष्टिकोण के इतिहास, विधि शास्त्र, दर्शन से सीखने, विवेक या निर्णय बुद्धि पर भरोसा करने के आवश्यक मानता है। और विषय वस्तु के मामले में वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, बल प्रयोग की भूमिका, राजनीतिक महत्व जैसे प्रश्नों के विचारणीय मानता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो देखो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दर्शन है, इन्होंने क्या कहा, दो चीज़ थी, एक तो प्रणाली थी और एक विषय वस्तु थी। अब इन्होंने कहा जो परंपरावादी दृष्टिकोण है वो क्या करता है, एक तो इतिहास लेता है, विधि शास्त्र लेता है, कानून वगैरह जो है, और इसके साथ साथ क्या करता है वो दर्शन। देखो इसमें दिया गया है, कहाँ गया, ये इतिहास, विधि शास्त्र और दर्शन, इनसे सीखने के बाद अपने विवेक बुद्धि के आधार पर क्या करता है वो कोई नियम वगैरह देता है। ठीक है। और कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो क्या है, बल प्रयोग की भूमिका है, जहाँ पर बल प्रयोग होगा वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमेशा रहेंगे, ये कहने की ये कोशिश करता है। ठीक है। व्यवहारवादी उपागम बनाम वैज्ञानिक उपागम। अब देखिए कहीं भी बनाम लग जाए, देखो जैसा कि तुमने अगर पॉलिटी पढ़ी हो, कोई अगर तैयारी कर रहा हो किसी की, तुमने पढ़ा होगा कि केशवानंद भारती बनाम ये, कोई केस है बनाम ये, तो इस तरीके से बनाम का मतलब क्या होता है, बनाम का मतलब कभी भी बनाम आ जाए तो समझ लेना उसमें क्या करना है, हमें कंपेरिजन के साथ कुछ निष्कर्ष के करीब पहुंचना है। तो देखो इन्होंने क्या क्या किया है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप अधिकांश विद्वान नैतिक सिद्धांतों को त्याग कर व्याख्यात्मक सिद्धांतों को ही क्या करने लगे, प्रतिपादन करने लगे। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत वैज्ञानिक जो थे उन्होंने क्या किया, व्यवहारवादी उपागम को त्याग दिया। इसके बाद क्या, वैज्ञानिक उपागम मतलब तर्क संगत वो क्या कहें थ्योरी को अपनाने लगे। वे विद्वान अद्वितीय घटनाओं, इडियोग्राफिक स्थान पर राजनीतिक व्यवहार में पुराने प्रवृत्ति करने वाली नियमितताओं की खोज को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु मानने लगे। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके। तो देखो ये गुड। हाँ तो देखो ये जो है लगे, वे संदिग्ध एवं अस्पष्ट संप्रतियों के स्थान पर क्रियात्मक संप्रदायों का प्रयोग करने लगे। उनकी सहायता से की गई व्याख्या इंद्रियानुभावक आधार पर परीक्षण एवं क्या हो सके, सत्यापन हो सके। उन्होंने जो भी क्या किया, क्रियाओं का अध्ययन किया, या जो भी उन्होंने व्याख्या की है, या जो भी उन्होंने थ्योरी दी, उन्हें क्या कर सकते हैं, इंद्रिया, यहाँ पर यूज किया गया देखो इंद्रियानुभावक। देखो हिंदी के लिए रियली आप बिलीव करें या ना करें, मैं समझता हूँ हिंदी वाकई बहुत कठिन है। हिंदी में वर्ड वाकई ऐसे यूज होते हैं कि काफ़ी कठिन। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा यूज किया गया है, ये कितना कठिन शब्द है, इंद्रियानुभविक, इंद्रियानुभविक से ये वो समझ में आ रही है। इंद्रियाँ जो होती है हमारी क्या है, जो हमारी थिंकिंग है अंदर की, ठीक है, जो हम इंद्रियों मतलब हमारे हम जो माइंड के अनुसार हम तर्क संगत के आधार पर जो सोचते हैं उसके आधार पर क्या कर सकें, हम परीक्षण भी कर सकें और उसका सत्यापन भी कर सकें। ठीक है, एक तर्क संगत के आधार पर ये बात उसमें कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में कुछ विद्वानों ने व्यवहारवादी शोध द्वितीय महायुद्ध के पूर्व ही प्रारंभ कर दी थी। जैसे क्वासी राइट वैज्ञानिक पद्धति का समर्थक था, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ कि युद्ध संबंधी शोध कार्य कौन सा, ए स्टडी ऑफ वार
चिकागो 1942 अभी भी व्यवहारवादी शोध अभी भी क्या है, व्यवहारवादी शोध के आदर के स्थान पर प्रतिस्थापित करता है या प्रतिस्थापित है। ये बात समझ में आई। इसके बाद कह रहा है किंतु व्यवहारवादी उपागम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के अधिकाधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का क्या करता है, प्रयास करता रहता है या प्रयासरत है। इस मूल्य उद्देश्य क्या व्यवस्थित अनुभववादी सिद्धांतों का निर्माण करना है जिससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मूलभूत स्वरूप को समझा जा सके। ठीक है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, कुछ जो विद्वान है उन्होंने क्या किया, शोध करना स्टार्ट कर दिया। किस पर, व्यवहारवादी पर। ठीक है, कब किया था ये, महायुद्ध की द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद इन्होंने क्या किया, खोज करना स्टार्ट किया। और ये देखो यहाँ पर भी है, ए स्टडी ऑफ वार चिकागो 1942 में। ठीक है, अभी भी लेकिन क्या है, व्यवहारवादी शोध में क्या करते हैं, ये आदर के स्थान पर प्रतिस्थापित करता है क्या, व्यवहारवादी। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का अधिकाधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ये क्या करते हैं, हमेशा कोई भी थ्योरी देने की कोशिश करते हैं या कोई भी बात करते हैं तो उसमें ये कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्या हो, वैज्ञानिक रूप से हमारी सही हो। ठीक है, मतलब तर्क संगत ये परिभाषाएं देने की कोशिश करते हैं, जैसा कि वैज्ञानिक होता है, थोड़ी वैज्ञानिक परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, वो हमेशा तर्क संगत ही होती हैं। तो इसका मूल उद्देश्य व्यवस्थित अनुभववादी सिद्धांतों का निर्माण करना है जिससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मूलभूत स्वरूप को समझा जा सके। ठीक है, इनका क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, एक ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना जिससे क्या करें, ये अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसको क्या कर सकें, ये समझ सकें, ये दूसरों को समझा सकें। ठीक है, इस तरीके से अब आगे देखिए, ये आगे कह रहा है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यवहारवादी विचारक प्रतिमान मॉडल या मॉडल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, देखो यहाँ कह रहा है मॉडल ऑफ बिल्डिंग और अन्य तकनीकों पर बल देते हैं। ठीक है, व्यवहारवादी विचारक क्या कहते हैं, मॉडल ऑफ बिल्डिंग या फिर प्रतिमान मॉडल पर, तकनीक पर बल देते हैं। मॉडल ऑफ बिल्डिंग क्या है, मॉडल ऑफ बिल्डिंग है कि एक नियमानुसार किसी काम को करना, एक नियमानुसार किसी काम को करना और तर्क संगत के आधार पर करना, ये क्या है, मॉडल ऑफ बिल्डिंग है। तो इसके पर क्या है, अन्य तकनीक पर भी बल देते हैं। वे मानवीय मामलों में आकस्मिकता के तत्वों में कोई रुचि नहीं रखते। वे इस बात पर जोर देते हैं कि किसी विशेष स्थिति के सारे प्रासंगिक तथ्य इकट्ठे करने चाहिए। ये बात समझ में आई तुम्हारी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। ये कह रहे हैं कोई एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है, मान लो कोई एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई और उस स्थिति में क्या है, हमें जो भी वहाँ के सारे तथ्य हैं उनको क्या करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए और उसके आधार पर, उन तथ्यों के आधार पर हमें क्या है, परिभाषाओं को परिभाषित करना चाहिए। ठीक है, फिर ये आगे कह रहे हैं फिर उन तथ्यों को अपनी आधार सामग्री मानकर उसका विश्लेषण करके अपने निष्कर्ष व फैसले इस ढंग से पेश करने चाहिए कि मानो स्वयं अपनी कहानी कह रहे हों। देखो कितनी अच्छी बात कही, क्या कह रहा है, उस तथ्यों को इमेजिन करो, थिंकिंग करो, उन पर सर्च करो और उनके बाद जो तुम थ्योरी या कोई बात कर रहे हो, इस फैसले इस ढंग से बताओ और इस तरीके से बताओ कि मान लो एक आप अपनी एक स्वयं की कहानी करें, फील कर करके। जैसे कि मैं कहूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो वहाँ पर क्या हुआ कि इतना भयंकर युद्ध था कि कई लोगों का इस तरीके से नरसंहार हुआ। मतलब इतना कनेक्टिव करते हो, खुद तो कनेक्ट हो रहे हो, खुद तो फील कर रहे हो, बल्कि सामने वाला भी फील करे कि हाँ ये बात बिल्कुल। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि उसे क्या है, इस तरीके से आप सर्च कीजिए, इस तरीके से आप उस पर क्या कीजिए, तथ्यों को पेश कीजिए दूसरों के सामने, जैसे कि आप एक स्वयं की कहानी कह रहे हैं, जैसे कि आप उस समय वहाँ पर उपस्थित थे, जब वो इवेंट हुआ था, जब वो बात हुई थी, उस समय तुम वहाँ उपस्थित थे, सारा मामला तुम्हारे सामने का है। इस तरीके से अपने तथ्यों को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। उन्होंने क्या कहा, इसके लिए क्या है, दो बातें आवश्यक हैं। एक तो अनुसंधान, और इसके लिए छांटी गई समस्या का छोटा होना चाहिए, तथ्यों का आकलन आसान हो, अनुसंधान निष्कर्षों पर अपने व्यक्तिगत विषयों का प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात समझ में आई। इसी के साथ ये क्वेश्चन आप खत्म होता है। और जैसा कि आप तुम्हें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल
रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटी, इंटरनेशनल पॉलिटी, पॉलिटी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट का सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ। अब पता है इस क्वेश्चन से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई तरीके से पूछ सकता है। आप कहोगे कि भैया ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, आप इतना लॉन्ग कराते हो। भाई लॉन्ग क्वेश्चन कर लो, उससे छोटा डेफिनेटली बन जाता है। सिर्फ क्या तुम्हारा पढ़ने का तरीका चेंज होना चाहिए, आप वाकई पढ़ना चाहिए कि हाँ इस तरीके से है। मान लो अभी वो कोई भी क्वेश्चन बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र की विवेचना कीजिए, तो अब आप आराम से बता दो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, ये संघर्ष है, इसके क्षेत्र मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करा दिए थे कि जैसा कि राजनीतिक नीतियाँ क्या हैं या फिर इसकी व्यवस्था का संबंध क्या है, इस तरीके से मैंने फर्स्ट पॉइंट में मैं करा चुका था। फिर आपसे पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समस्त राजनीति के लिए शक्ति के लिए संघर्ष है। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन ही वही बताया था, मैंने कहा था विवरण दीजिए। देखो यहाँ पर मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि वर्णों का जो वर्ड होते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चनों को बदलते हैं। जैसे विवेचना कीजिए, परिभाषित कीजिए, इन दोनों का क्वेश्चन कहीं भी ले होंगे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा हैंड टू हैंड। जैसे ही क्वेश्चन चेंज हुआ और तुम जैसा रटे हुए वैसा ही क्या रहोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वर्ड जैसे ही कहीं लग जाएगा तो क्या करते हैं, अपने आप को चेंज कर देते हैं। या को तुमसे क्वेश्चन पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या अर्थ है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका मीन्स क्या है ये बताइए। ठीक है, या तुमसे क्वेश्चन पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्व पर प्रकाश डालिए, इसका महत्व क्यों इतना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी ये 6 क्वेश्चन मैं समझता हूँ आप आराम से यूं ही बनाओगे। नहीं आप लिख करके मुझे कमेंट करें। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी पूछना हो तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी उस क्वेरी को क्या कर सकूँ, रिमूव कर सकूँ। और कमेंट तो ज़रूर करें जिससे कि हमें ये पता रहता है आपकी कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। ठीक है, और ये सेकंड वीडियो थी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट अस, क्योंकि तुम्हें पता है कि काफ़ी मुश्किल होती हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, गुजारिश है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।